सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है सीरीज। इसके पहले लेक्चर नंबर 31 जो था उसमें हम लोग ने सीक्वेंस को देखा था और सीक्वेंस को डिफाइन करने के बाद हम लोग ने ये समझने की कोशिश की थी कि फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या फ़र्क होता है। और हम लोग ने बाउंडेड सीक्वेंस को भी समझा था और वहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो था आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस, जिसमें हम लोगों ने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस को भी एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश की थी। और एट लास्ट वी डिस्कस्ड कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। उसको भी हम लोग ने एग्जाम्पल के माध्यम से देखने की कोशिश की थी कि कैसे हम लोग ये प्रूव कर पाते हैं कि कोई सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है कि नहीं। उसके लिए जो कंडीशन होता है वो हम लोग ने डिस्कस किया था। कन्वर्जेंस का मतलब होता है सिर्फ कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, साथ साथ ऑक्सिलेटरी भी हो सकता था सीक्वेंस। इन सारी बातों पे हम लोगों ने विचार भी किया था और डिस्कस भी किया था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग सीक्वेंस से सीरीज पे आ गए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये आता है सॉरी, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज इज व्हाट, अ सीरीज इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सीक्वेंस के सारे टर्म्स को मान लीजिए U1 पहला टर्म है किसी सीक्वेंस का, U2 दूसरा टर्म है, U3 तीसरा टर्म है और इस तरह से कई टर्म है। अगर इन सारे टर्म्स को ना, अगर आप लिख लीजिए यहाँ पे U1 पहला टर्म आपने कहा, U2 दूसरा टर्म कहा, U3 तीसरा टर्म कहा, इन सारे टर्म्स को आपस में बीच में कोई ऑपरेशन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, यानी कि सबको हम अगर ऐड कर लेते हैं। और ये कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर सबको ऐड कर लेते हो तो ये वैल्यू जो होगी इसको हम लोग समेशन UN से दिखा सकते हैं। और n कहाँ से कहाँ रन कर रहा है, 1 to इनफाइनाइट। वाई? बिकॉज दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर इन्वॉल्व हियर। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सीरीज कहते हैं। तो ये सीरीज है क्या, ये सम है किसका, सारे टर्म्स जितने भी सीक्वेंस हैं उनका सम अगर कर देते हैं तो हमें ये सीरीज मिल जाता है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब दो तरह के सीरीज हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका फाइनाइट सीरीज हो और दूसरा हो सकता है इनफाइनाइट सीरीज हो। फाइनाइट सीरीज मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ आपके वहां पे क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ, अगर आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं तो उसको आप फाइनाइट सीरीज करोगे। जैसे U1 U2 U3 तक आता है और ये टर्मिनेट कर जाता है, यानी कि आपका समेशन जो है UN वो रन करता है फ्रॉम 1 to 3 ओनली, विल हैव टू कन्फाइड अप टू सर्टेन दैट योर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ओनली। तो ऐसे आप सीरीज को क्या कहते हो, ये भी एक सीरीज है बट ये फाइनाइट सीरीज है। इसका बहुत ज्यादा हमें यूज में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सीरीज में केसेस बहुत ऑब्वियस होते हैं, ये तो हमेशा कन्वर्जेंट ही होगा, फाइनाइट सीरीज हमेशा ही कन्वर्जेंट होगा, इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं लेकिन इनफाइनाइट सीरीज की अगर बात करेंगे हम लोग तो इनफाइनाइट सीरीज में थोड़ा सा समझने की बात होगी। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल अपने आप में जो है ये इनफाइनाइट सीरीज को यहाँ पे बताता है। तो अ सीरीज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज। ऐसा सीरीज जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कशन के लिए बचा नहीं था, सिर्फ हम लोग ने ये समझा। और हमारे काम का जो है इनफाइनाइट सीरीज ही है, क्योंकि हमें ऐसा सीरीज रूबरू होने को मिलेगा जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जो अगला टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल सम ऑफ सीरीज। तो लेट मी टू राइट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। तो अगर पार्शियल सम्स की बात करते हैं किसी भी सीरीज में तो इसमें कुछ नहीं होता है। अगर आप लिख देते हो यहाँ पे कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अगर आपने लिख दिया फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है ना, कहाँ का, ऑफ द सीरीज, किसी भी सीरीज का ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड nth पार्शियल। क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों ने ले रखा है पर्टिकुलर, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, nth पार्शियल
सम ऑफ द सीरीज। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यानी कहने का मतलब ये है कि अब की दफा मेरा जो n है ना, वो 1 से लेके n तक ही जा रहा है, यानी ये un है। तो u1 लिखोगे, आप u2 लिखोगे, u3 लिखोगे, और उसके बाद आप un पे आके इसको ब्रेक कर दोगे। ठीक है ना? तो एक तरह से देखा जाए तो ये है क्या, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो लेट मी टू डिनोट इट बाई Sn। तो हम लोग यहाँ पे एक नया सिंबल Sn को यूज में ला रहे हैं। Sn जो है वो nth पार्शियल सम है किसी भी सीरीज का। केवल चूंकि यहाँ पे मेरे पास जो अभी सीरीज था, अभी आपने देखा उसको, वहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, वहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स थे, सॉरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स था। अभी हम लोग ने जो बात किया था वहां पे 1 टू इनफाइनाइट था, और वहां पे u1 u2 से शुरू होके बीच में कहीं पे un भी मिल रहा था हम लोग को, un-1 भी मिल रहा था, और un भी मिल रहा था, और उसके बाद ये इनफाइनाइट टर्म्स तक ये जा रहा था। हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने ये किया कि यहाँ u1 को un तक बस लाके हम लोगों ने इसको अलग कर लिया। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया Sn। दिस इज व्हाट, दिस इज योर Sn। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट्स वाई पार्शियली पूरे हम लोग टर्म्स को नहीं लेके पार्शियल नंबर ऑफ टर्म्स को केवल कंसिडर किए। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पार्शियल सम ऑफ सीरीज। इसका एडवांटेज क्या होगा, ये आगे अभी आपको समझ में आएगा। फिलहाल अगर कोई बच्चा गलती से S3 लिख देता है, तो इसको हम लोग गलती नहीं समझेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि वो S1 S2 और S3 शुरू के फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करने जा रहा है। सिमिलरली वन कैन राइट S4 एंड द वैल्यू ऑफ S5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? करेक्ट? कोई दिक्कत तो यहाँ पे है ही नहीं है पार्शियल सम समझने में। अब पार्शियल सम का जो एडवांटेज है कन्वर्जेंस को चेक करने में या डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज चेक करने में, वो क्या हो सकता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो अभी समझे हैं वहां पे हम लोग एक चीज और ऐड कर देते हैं। दिस इज व्हाट, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, दोनों में कोई एक चीज होगा। डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज, जब तक कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं तब तक दोनों में कोई एक चीज ही होल्ड करेगा। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज की बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कोई इनफाइनाइट सीरीज un, दिस इज व्हाट इनफाइनाइट सीरीज। लेट मी टू राइट इट इन शॉर्ट। समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो अल्टीमेटली आपको पूरा इनफाइनाइट तक जाता हुआ सीरीज मिलेगा। अभी देखा, इसमें से आप क्या कीजिए, आप एक Sn ले लीजिए। Sn इज व्हाट, पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स। तो u1 u2 un ले लिया। अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इस Sn की मदद से वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ समेशन un। इस इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग इसके नेचर को प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस Sn। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसकी मदद हम लोग अभी लेंगे। तो हम लोग इसी को अभी आगे समझेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। करेक्ट? कंसिडरिंग दिस वैल्यू ऑफ Sn, नाउ 3 डिफरेंट केसेस में अराइज देयर। पहला केस ये हो सकता है कि आपका जो लिमिट है ना, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn, ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, फाइनाइट नंबर मिल जाए, फाइनाइट यूनिक नंबर मिल जाए, कोई 2 3 4 5 ऐसे करके कोई एक नंबर मिल जाए इसमें से। Sn की लिमिट अगर जब आप निकालते हो तो अब ये Sn की लिमिट निकालने का मतलब क्या हो गया? Sn की लिमिट निकालने का मतलब ये हो गया कि इनफाइनाइट टर्म्स हैं, उसमें से हम लोग ने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को निकाला और n को टेंस कर दिया इनफाइनाइट की तरफ, यानी पूरा का पूरा इनफाइनाइट सीरीज आ गया आपका। तो एस लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसलिए हम लोग लिमिट लेते हैं Sn इजिकल टू l आ जाएगा वहां पे। ठीक है? तो अगर ये ऐसा होता है तो हम लोग सीधे ये कहेंगे, लेट मी टू यूज द व्हाइट कलरिंग। हम लोग सीधे कहेंगे कि जो सीरीज हमें दिया हुआ है ना, सीरीज कौन सा दिया हुआ था, हमें सीरीज दिया हुआ था समेशन un। ये समेशन un जो होगा ना, जहाँ पे कि n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, ये हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड और इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज, जो भी बच्चे क्लास अटेंड करें मेरे ख्याल से वो समझते होंगे कन्वर्जेंट सीरीज का क्या मतलब होता है। सिमिलरली, now suppose if you are calculating the value of Sn
for this particular limit and tending to infinite, and what you are getting, suppose either you are getting plus infinite, or suppose on solving what you are getting minus infinite. इन दोनों में से अगर कोई एक आता है तो हमें पता चल रहा है कि ये डाइवर्ज कर जा रहा है, तो हम लोग सीधे ये लिखेंगे कि जो भी आपका सीरीज है ना, वो सीरीज क्या होगा, द गिवन सीरीज, द सीरीज un is the series is a divergent series, a divergent series. मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सबको, पार्शियल सम के आधार पे हम लोग ये सारी चीजों को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है ना। एस एन को जब एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले लोगे तो एस इनफाइनाइट मतलब पूरे के पूरे सीरीज ही आ जाएंगे, जो सीरीज आपको क्वेश्चन में दिया है, इनफाइनाइट सीरीज। इसी तरीके से अगर हम लोग ने तीसरे केस को कंसिडर किया, और तीसरा केस ऐसे हो सकता है कि एस एन डजंट टेंड टू अ यूनिक लिमिट, या यूनिक लिमिट का मतलब क्या हो गया, कोई फाइनाइट वैल्यू पे नहीं जाता है। सपोज Sn is not tending to a unique finite limit और इनफाइनाइट वैल्यू, ना तो फाइनाइट वैल्यू पे जा रहा है, ना तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, ना तो इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं इसमें। अगर ऐसा होता है तो हम लोग सीधे कहते हैं कि जो हमारा सीरीज है ना, वो क्या होगा, ऑक्सीलेटरी होगा। तो हम लोग सीधे कहेंगे कि सीरीज समेशन यूएन जो होगा वो ऑक्सीलेटरी होगा। अगर हम लोग पॉजिटिव टर्म्स को लेके चलेंगे तो ऑक्सीलेटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो ये ऑक्सीलेटरी होगा ना। तो अगर पॉजिटिव टर्म्स को लेके चलेंगे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्टरनेटिव टर्म्स नहीं रहेंगे तो वहां पे ऑक्सीलेटरी का बात ही नहीं आएगा, तो ये बात खत्म हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरह से आता है और कैसे हम लोग उसको चेक करेंगे कि ये क्या वैल्यू ले रहा है। तो लेट मी टेक वेरी फर्स्ट एग्जांपल। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, वी वांट टू डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, द फॉलोइंग सीरीज। वन बाय वन ले लेते हैं हम लोग। मान लो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, और पहले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि कुछ ले लेते हैं 2+4+6+8+1। अगर इस सीरीज को देखोगे, हम लोग को सिर्फ ये बताना है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को ये बताना है कि ये जो सीरीज है ना, वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑक्सीलेटरी है। तो उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहला काम, ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, हमें एसएन की जरूरत पड़ेगी। तो आप रफ में ये काम कर सकते हो कहीं पे कि ये किस तरह का सीरीज है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स जो होता है एसएन, वो क्या होता है, एसएन का एक फार्मूला हम लोग ने पढ़ रखा है, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 d, यहाँ पे d भी है। अगर आप इस फार्मूले से निकालोगे तो n की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, n/2 ही होगी, और 2a मतलब 4 हो जाएगा, वाई बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज 2 हियर। तो 4 प्लस n-1, और d क्या है, 4 में से जब 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे या 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक कॉमन डिफरेंस आता है, वो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ऑन सॉल्विंग व्हाट वी आर गेटिंग n+1। आप जरा इसको देख लेना कितना मिल रहा है हम लोग को, n+1 मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो let me to put all this value here. So I can write here n+1. So the value of Sn is what? The value of Sn is n+1. अभी अगर हम कहें कि इस पे लिमिट ले लेते हैं, why? Because as per the postulates, to predict the nature of the given series, you need to take the limit over the Sn value. So now if you take the limit, so it will give you what? Infinite. It tends to infinite, plus infinite. So plus infinite अगर हो रहा है तो from the second postulate it is what? The series is divergent. So I can write here the series is divergent. The series, therefore it implies that the series is divergent. The series is what? 2 4 6, and this is the series. Therefore we can write here the given the series is divergent. Is it clear to everyone कि हम कैसे यहाँ पे divergence, और ये एपी में था तो आराम से ऐसा निकल गया था मेरा, बी पे आ जाते हैं।
बी कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। मान लो हम लोग ने ले लिया यहाँ पे 1, let me to write here, 2/3 स्क्वायर, या कुछ और ले लेते हैं हम लोग इसको। हम लोग लिखते हैं 1/4 स्क्वायर, 1/4 क्यूब, 1/4 पावर 4 एंड सो ऑन। इसको चेक करना है। ये अगर आप देखोगे तो सेकेंड टर्म से अगर आप फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हो फर्स्ट टर्म से, तो आपको 1/4 दिख रहा है। व्हाट वी आर गेटिंग 1/4। सिमिलरली ऑन डिवाइडिंग the next term, I mean to say the third term by the second term, so what we are getting, we are getting 1/4. So every time when we are going to divide the succeeding term by its preceding term, we are getting a common ratio, that is what 1/4. So 1/4 is the value of common ratio r. यानी कि ये जो प्रोग्रेशन है वो किस में है, वो जीपी में है। ये प्रोग्रेशन किस में है, जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो मेरे लिए ये कहना बड़ा आसान हो जाएगा कि इसका एसएन क्या होगा। हमें पता है आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1/4 है, 1/4 है क्या, लेस देन 1 है। तो ऐसे में एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A1 माइनस आर रेज पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। ठीक है ना, आप इसको कर सकते हो। क्योंकि आर की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, और यानी कि आर जो है यहाँ पे -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर जो है लाइंग बिटवीन 1 एंड -1। तो सीधे आप एस इनफाइनाइट की वैल्यू 1/1 माइनस आर इसको लेवल पढ़े वो भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका आर जो है वो लेस देन 1 है, तो पावर इनफाइनाइट लोगे तो 0 हो जाएगा, तो इट विल गिव यू डायरेक्ट द वैल्यू। तो हम लोग सीधे भी निकाल सकते थे यहाँ पे, बट हम लोगों ने क्या किया, ऐसे निकाला। तो अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लें यहाँ पे। सीधे हम लोग चाहें तो यहाँ से ए की वैल्यू इसको लेके और सॉल्व कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि अगर ये काश ऐसा ना होता और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि 1/4 और अगर 1 भी अगर यहाँ पे होता तो देखने में बड़ा अच्छा हो जाता है। इसको हम लोग सेकेंड टर्म कर लेते हैं, इसको फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। तो क्या जो नेचर यहाँ से यहाँ तक के सीरीज का होगा पूरा इनफाइनाइट तक, क्या सेम नेचर होगा इस सीरीज का जो 1 से यहाँ तक जा रहा है। ये बड़ा वाला जो व्हाइट वाला सीरीज है वो कैसे बना, ये दो टर्म अलग से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको करने से फायदा क्या हो गया, डायरेक्ट मेरा ए जो हो गया 1 हो गया, और एस इनफाइनाइट की वैल्यू जो हो जाएगी ना, एस इनफाइनाइट का मतलब आप समझ रहे हो मेरे ख्याल से कि इनफाइनाइट टर्म्स पे क्या हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस आर हो जाता एस एन एट वेन एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये तो इसका मतलब होता है ना, थोड़ा सा ये सब साफ सफाई की जरूरत है, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, आप लिमिट भी ले लो एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू जो हो जाती है ना, ये हो जाती 1 और आर की वैल्यू आपने 1/4 मेरे को बताया है यहाँ पे, तो 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाता 4/3 हो जाता, 4/3 हो जाता। और 4/3 क्या हो जाता, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है और यूनिक भी है, तो ये हो जाता कन्वर्जेंट, ये हो जाता कन्वर्जेंट। कौन कन्वर्जेंट हो जाता, दिया हुआ सीरीज कन्वर्जेंट हो जाता, यानी ये पूरा का पूरा सीरीज कन्वर्जेंट हो जाता। अब बच्चों का क्वेश्चन होता कि भाई आपने तो ये दो टर्म अलग से इंट्रोड्यूस करके लिया, जबकि आपका एक्चुअल जो था वो तो ये रेड कलर से आप दिखाओ सिर्फ यहाँ से यहाँ था, तो ये दो आपने क्या किया। वापस हम लोग इस सीरीज पे आते हैं, उसके पहले यहाँ पे मेरे को 2-3 प्रॉपर्टी है वो हम बता दें आपको, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आप इसको P फॉर प्रॉपर्टी समझो। ये होता है कि द नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज डजंट चेंज। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज का जो नेचर होता है ना, वो चेंज नहीं होता है। कब चेंज नहीं होता है उसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग पहले लिख दें कि स्टेटमेंट क्या है, द नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज डजंट चेंज। आप सीधे लिख दो डजंट चेंज। कब कब नहीं चेंज होता है, पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन
of all the terms by a constant number k। अगर जो आपका सीरीज है, मान लो ये सीरीज है जिसमें U1 है, U2 है, या ऐसे ले लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। अगर इसमें हम कहें कि किसी आप के को मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, के नॉन जीरो वैल्यूज है, अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो पूरे में, तो जो नया सीरीज आएगा ना, के प्लस 2 के प्लस 3 के, उसका भी नेचर वही रहेगा जो इनिशियल सीरीज का नेचर है, ठीक है ना। यानी अगर ये वाला सीरीज जो है कन्वर्जेंट है, तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो सीरीज मिलेगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। ये पहला रूल था। दूसरा नियम जो कहता है वो ये कहता है कि अगर आपने इसमें ऐड कर दिया कुछ, कहाँ पे ऐड कर दिया, by addition or deletion, by addition or deletion of a finite number, of a finite number कहो या of the finite number of terms कह दो, finite number of terms, ये ज्यादा अच्छा होगा कहना, finite number of terms। यानी कि अगर आपके पास मान लो कोई सीरीज है, और वो सीरीज जो है आपका ऐसे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, वो सीरीज आपका लिखा हुआ है 4 5 6 7 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें अगर हम 1 2 3 को फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर दें या इसको हटा दें, ऐड कर दें या इसको हटा दें, तो भी पूरे सीरीज पे कोई उसके नेचर में फर्क नहीं पड़ता। वो अगर कन्वर्जेंट शुरू में था तो बाद में भी कन्वर्जेंट ही रहेगा, चाहे यहां से देखो ऑनवर्ड, या ये फाइनाइट टर्म्स को ऐड कर दोगे तो भी ऐसा नहीं कि वो कन्वर्जेंट से डाइवर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगा, डाइवर्जेंट रहेगा तो डाइवर्जेंट रहेगा। और एक और इसमें पॉइंट है, अगर प्रॉपर्टी में देखते हैं, वो ये कहता है कि मान लो भाई आपका एक सीरीज है UN और दूसरा सीरीज है VN, ठीक है ना। तो अगर UN जो है वो कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है साहब और ये भी कन्वर्जेंट है, अगर ये दोनों कन्वर्जेंट है ना, तो इनका अगर आप सम ले लोगे, UN और Vn का अगर सम ले लोगे, तो एक नया सीरीज मिल जाएगा। तो ये सीरीज भी क्या होगा, ये भी कन्वर्जेंट रहेगा, ठीक है ना। दो अलग अलग कन्वर्जेंट सीरीज को ऐड कर दोगे तो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये हमने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म हमने अलग से ऐड कर दिया था सिर्फ मस्ती के लिए। अगर आप चाहो तो 1/4 ऑनवर्ड भी लेके करोगे तो जीपी है, फर्स्ट टर्म आपका ए आ जाएगा यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ए को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता, हम ए को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरे को लगा दो टर्म अगर और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और मेरे लिए 1/1 जो गलती से लिखा जा चुका था वो वैलिड रीजन रहेगा वहां पे। तो आपने ऐड किया किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से, और मेरे को पता था कि अगर कन्वर्जेंट होगा तो भी ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे कन्वर्जेंट ही रहेगा। तो अल्टीमेटली ये पूरा इंटायर सीरीज को हम लोग ने देखा क्या कि ये कन्वर्ज कर जाता है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो बिना इन दोनों के भी, यानी ये दोनों टर्म अगर नहीं भी लिखे होते हैं, इसको हटा के भी जो एक्चुअल सीरीज दिया था वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो मेरा जो सीरीज था वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये सब प्रॉपर्टी अभी जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनका बहुत महत्व रहेगा वहाँ पे, और ये काफी हेल्पफुल भी रहेंगे आपको चीजों को समझने में। अब हम लोग ने देखा कि एक एपी का क्वेश्चन, एक जीपी का क्वेश्चन था, और आराम से हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लिमिट ले लीजिए, आप एसएन बनाइए और लिमिट ले लीजिए, और इसका जो भी वैल्यू होगा उसके आधार पे आप कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बात कर रहे थे, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक और मेरे को यहाँ पे कंक्लूजन निकलता हुआ दिख रहा है, जीपी। जीपी में हम लोग को ये फार्मूला जो यूज किया ना, इस फार्मूले को यूज करना या इस फार्मूले को यूज करने की बार बार जरूरत ही खत्म हो जाएगी। अगर सीरीज जो है ना, आपका सीरीज जो है कोई भी, वो जीपी में है, सीरीज अगर आपका जीपी में है, तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ देख लीजिए कि आर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। अगर आर की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, वो 1 आती है, लेस देन 1, इसका मतलब आप जानते हो मेरे ख्याल से सारे बच्चे, पीछे भी हमने दिखाया, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 अगर आप लेते हो तो आर की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 एंड स्ट्रिक्टली आर इज योर
लेस देन 1 अगर होता है तो हम लोग सीधे सीरीज जीपी में है, सीरीज जीपी में है, और सीधे यहाँ पे पहुंचेंगे और सीधे कह देंगे आर को देखेंगे और हम कह देंगे कि ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कौन कन्वर्जेंट होगा, सीरीज यूएन जो का कन्वर्जेंट होगा, ठीक है ना। और यही आर की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है या इक्वल टू 1 हो जाती है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज जो है हमारी वो डाइवर्जेंट है। कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट है, यही भाई समेशन यूएन डाइवर्जेंट है। और अगर आर की वैल्यू जो है ना वो लेस देन -1 होती है या इक्वल टू -1 होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटरी सीरीज कहते हैं। किसको ऑक्सीलेटरी सीरीज कहेंगे हम लोग इस समेशन यूएन जो सीरीज आपको दिया होगा जीपी में उसको ऑक्सीलेटरी सीरीज कहेंगे। तो प्लीज आप ये 3 कंडीशन जरूर याद कर लीजिएगा, जब भी जीपी जीपी में क्वेश्चन होगा तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अभी जैसे हम लोग का जो प्रॉब्लम था वो ये वाला प्रॉब्लम था, हम बाकी चीजें थोड़ी सी अगर हटा देंगे तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा। इसको थोड़ा साफ सफाई की जरूरत है भाई, बहुत गंदगी फैला रखा है। लेट मी टू क्लियर रेस्ट ऑफ द थिंग, ये सारा चीज हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देखा था कि हमारे आर की वैल्यू जो थी वो थी 1/4। व्हाट इज द वैल्यू, 1/4। और ये 1/4 जो है ना -1 और +1 के बीच की एक कड़ी है। तो यानी ये क्या होगा, जीपी में था हमारा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जीपी में था। तो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस अगर ये रिजल्ट आपको याद है कि इफ आर इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो आप सीधे कंडीशन लिख सकते हो। तो ये अगर जीपी के लिए है तो आप डायरेक्ट एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आप बता सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है या आपका जो सीरीज है वो एपी में है या जीपी में है। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में सारे बच्चों को आ गया होगा। अब हम लोग आगे जाएं, इसके पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जो अगला पॉइंट है ना वो क्या है, वो है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज व्हाट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की जरूरत क्यों पड़ गई। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की जरूरत इसलिए पड़ गई ना क्योंकि अभी आपने क्या देखा कि एसएन जो होता है जितने भी सीरीज एपी या जीपी में है उसके लिए तो अप्लीकेबल है, लेकिन एपी जीपी से हटके अगर कोई सीरीज दे देंगे तब तो आप ऐसा नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स वहां पे बहुत काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग को या तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको जरा देख लेते हैं कि अगर कोई सीरीज हमने लोगों ने ले रखा है समेशन यूएन, एन क्या है यहाँ पे 1 से इनफाइनाइट के बीच में रन कर रहा है, एंड लेट मी टू राइट हियर u1 u2 these are the terms of the series, correct। so this is what up to un and you may take it up to infinite, correct, this is an infinite series। तो सारे यूएन जितने भी यूएन है ना, ये हो हर एक टर्म क्या है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो आई मीन टू से ऑल द यूएन्स आर ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल द एन बिलोंगिंग टू एन। अगर ऐसा होता है तो इस सीरीज को ना आप क्या कहोगे, ये सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज है। ये सीरीज कैसा है, ये पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। अभी हम लोग अब जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात करेंगे, अगर इससे हट के कहीं पे है तो हम उसकी बात करेंगे बाद में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, रेड कलर से लिखते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी condition for convergence of a series, for the convergence of a series, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई ये साहब होते कौन है। तो इसके लिए बहुत सीधी सी बात है, a necessary condition, a necessary condition for a series, कोई भी सीरीज हो, हम लोग तो किसी एक सीरीज को एक बार में लेंगे, इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं। टू कन्वर्ज is limit n tending to infinite un is equal to 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो जरूर
लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un इजकल टू 0 होगा। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है। ये कंडीशन कैसा है? नेसेसरी कंडीशन। दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब कि अगर लिमिट un 0 है और आप कह रहे हो ये कन्वर्जेंट है, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर लिमिट आपका जो है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज जो आपका दिया हुआ है वो कन्वर्जेंट है। अगर ऐसा होता तो सफिशिएंट भी हो जाता है। ये सफिशिएंट नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इट मे बी कन्वर्जेंट और इट मे नॉट। इट मे बी कन्वर्जेंट और मे बी नॉट, और मे बी नॉट। ये कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब? अगर un इजकल टू 0 होगा। चूंकि पॉजिटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव टर्म्स सीरीज लिए हैं, तो यहाँ पे दो ही केस आएगा, या तो कन्वर्जेंट या तो डाइवर्जेंट। तो अगर यहाँ पे कन्वर्जेंट नहीं होगा तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। मे नॉट बी का मतलब क्या हो गया? ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या बताता है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये जरूर होगा लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट अगर लोगे un पे। un मतलब एक पर्टिकुलर टर्म है। un क्या है? un मतलब है एक पर्टिकुलर टर्म, एक टर्म की बात हम लोग कर रहे हैं। un एसन नहीं है। ये एसन तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स था, ये un की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? इसकी लिमिट 0 अगर ले लेते हैं un को आइडेंटिफाई करके, तो वो क्या होगा? वो आपको दोनों ही चीजें हो सकता है, कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई कह दिया पहले से कि कन्वर्जेंट है, तो आप मान के चलेगा कि ये कंडीशन जरूर होल्ड करेगा। ठीक। अब अगर आपसे हम पूछें कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un जो है 0 ही नहीं है, भाई साहब 0 होगा तो चांसेस हैं कि कन्वर्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कन्वर्जन के लिए इसका 0 होना जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले देखें, 0 ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंट तो होगा ही नहीं। तो होगा क्या? डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा? ये डाइवर्जेंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई? अगर 0 है ही नहीं, अगर कन्वर्जेंट है तो 0 जरूर होगा, जरूर होगा, नेसेसरी कंडीशन कहता है। लेकिन 0 हो तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब कन्वर्जन के सारे जो संभावनाएं थे सब खत्म हो गए। ये क्या होगा? ये डाइवर्जेंट होगा सिर्फ। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया कि डाइवर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है और कैसे हम लोग उसको समझते हैं। ठीक। अब जरा देखा जाए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं, सो एंड सो ऑन ले लेते हैं। अगर आप इसमें un की बात करोगे तो un 1/n है। अगर हम लोग लिमिट ले लेते हैं n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो देखने वाला यही कहेगा कि भाई इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 आ जाएगी। तो 0 तो आ गई, लेकिन 0 हम लोग को फाइनाइट उनाइट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 0 आया कि नहीं आया, बस इस पैरामीटर की बात कर रहे हैं। 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये इस कंडीशन पे जा रहा है। 0 आने का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इट मीन्स आप कंफर्म होके नहीं बताओगे कि ये क्या है। ये कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और आगे चल के देखेंगे ये कन्वर्जेंट नहीं होता है, ये डाइवर्जेंट होता है सीरीज। ठीक है ना? यही हम कहना चाह रहे थे आपको। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश किया और सारे बच्चों को समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया ना, तो प्लीज आप केवल कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, जिससे समझ में आ जाए कि हाँ, आप समझ पा रहे हो जो चीजें हम समझा रहे हैं। कहीं पे भी कोई आपको कंफ्यूजन वहां पे नहीं है कि ये चीजें नहीं क्लियर हो पा रही है। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे हो पाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे और लिख लेते हैं 1/, आप लिख लो यहाँ पे कुछ भी सोच के लिख लेते हैं हम लोग, 6 लिख लेते हैं और यहाँ पे एक स्क्वायर रूट ले लो, प्लस यहाँ पे हम लोग 2/, और कोई दूसरा नंबर ले लो, 3 9 ले लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना? और एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3, और इसको अगर कुछ भी लिख लेते हैं हम लोग 12 लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग के पास ये नंबर है और इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा,
इस तरह का कुछ इक्वेशन निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या है यहाँ पे, मान लो इसको हमें थोड़ा सा और क्लियर करना है, तो हम लोग इसको हटाते हैं और यहाँ पे क्या कर लें, nth टर्म की वैल्यू दे देते हैं, आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ये जो गेस कर रहे हैं ये क्या है, अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर को देखोगे, सिर्फ न्यूमरेटर को देखोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n। दिस इज व्हाट n, लेट मी टू राइट, थोड़ा सा इंक चेंज कर देते हैं, इसको n ले लेते हैं। और डिनोमिनेटर अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरह से जाता हुआ दिख रहा है, 3n+3 दिख रहा है हम लोगों को। तो इस तरह का कुछ ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये डॉट 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 ये आगे जा रहा है, तो इसमें से un पहले ढूंढ लो। हम लोग को क्या करना है, इसके नेचर को बताना है, कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हियर un इज व्हाट, un इज गिवन n/3n+3। ठीक है जी। अब आप क्या करिए, इसमें से n को कॉमन ले लीजिए। अगर आप n को कॉमन ले लेते हो तो ये देखने में कुछ इस तरह का हो जाएगा आपके लिए, 1/3+3/n, और n से n कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या करना है, हम लोग को लिमिट ले लेना है un पे। तो अगर आप लिमिट लोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल गिव यू 1/3, और ये तो 0 हो गया, तो 1/3 हो गया। 1/3 जो अंडर रूट है ना, वो एटलीस्ट 0 तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो ये होगा क्या, ये कन्वर्जेंस तो एटलीस्ट नहीं होगा। तो कन्वर्जेंस नहीं होगा तो बचा क्या, डाइवर्जेंट बचा। तो इसलिए ये क्या होगा, ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा। तो ये किसको बता रहा है, ये डाइवर्जेंट को बता रहा है। तो दिस इज डाइवर्जेंट। क्या डाइवर्जेंट, ये सीरीज, दिस सीरीज इज व्हाट, देयरफॉर द गिवन सीरीज, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका है। हम लोग आज बस और बस इतने तक ही रखते हैं अपने आप को, और फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। प्लीज़ अगर समझ में आता है तो आप वहाँ पे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस, यू गॉट ऑल द पॉइंट्स एंड ऑल द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू। ठीक है ना जी, धन्यवाद।